आज का पूरा लेक्चर आपके पढ़ा हुआ है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैट्स ऐसा चैप्टर है, जब जब हमने 12th पढ़ी, कोचिंग करी है, स्कूल लेवल पे भी पढ़ा है, तो इलेक्ट्रोस्टैट्स का बेसिक बेसिक सबको पता है ना। तो ऐसे इसमें कुछ बहुत ज़्यादा नयापन नहीं है, तो इसलिए इसको न्यूमेरिकल वाइज स्ट्रॉन्ग करना है। फॉर्मूले वॉर्मूले सब हमें पता है, पर फिर भी एक बार सारी बातें समझ लेते हैं। चलिए शुरू करें। 2 पॉइंट चार्जेस हैं और दोनों के बीच में दूरी r है, तो इनके बीच में लगने वाला कूलम्बिक फोर्स सभी जानते हैं, F बराबर K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अभी दोनों के बीच में वैक्यूम है, दोनों पॉइंट चार्ज हैं, माना प्लस प्लस है, तो ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा, रिपेल। F21 F21 का क्या मतलब है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। कोशिश करिए चैप्टर यहीं काफी तैयार हो जाए और इसके खूब न्यूमेरिकल करेंगे। इसमें 30-40 से काम नहीं चलेगा, 70-80 सवाल करने पड़ेंगे, तब जाके ये चैप्टर ग्रिप में आएगा। इलेक्ट्रोस्टैट बदनाम थोड़ा सा ज्यादा है, बदनाम इसलिए है क्योंकि चैप्टर कंटेंट बहुत है, सवाल 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, पर अपन को तो अच्छे तरीके से करना है। अच्छा 1 2 पे लगाएगा, एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट, 2 भी 1 पे लगाएगा, F12। न्यूटन थर्ड लॉ, दोनों फोर्स इक्वल है मैग्नीट्यूड में बट डायरेक्शन में अपोजिट। F21 का नाम फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। पहला कूलम फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब इसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ऑलवेज एक्ट along the line joining the charges। always act along the line joining the charges। इसका मतलब क्या है, हमेशा दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन पर, जैसे एक प्लस क्यू यहां है, एक प्लस क्यू यहां है, तो ये तो आपको बचपन से पता है कि प्लस प्लस क्या करेंगे, रिपेल। पर कैसे रिपेल करेंगे, उनकी दिशा क्या होगी, कितना अच्छा शब्द है, दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन। अब ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा, रिपेल। तो दिस फोर्स इज ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस। कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स कौन होते हैं बेटा, जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है। इनवर्स स्क्वायर लॉ, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। फॉर्मूला सभी को पता है, आप इतने बच्चे बैठे हैं, एक बच्चा नहीं मना कर सकता, अरे सर कूलम्स लॉ याद है सर, F बराबर K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। खूब इसके वैरायटी के सवाल हैं, वो भी आते हैं, पर अपन सब प्रोफाइल करेंगे, ट्राइंगल वाले सवाल, स्क्वायर, पेंटागन, फिर कहाँ पॉइंट होगा जहां पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0, फिर इन चार्जेस को पानी में डाल देंगे, हर तरह की प्रोफाइल पढ़ी हुई है, बहुत अच्छी बात है, एक बार रिव्यू सारी कॉन्सेप्ट करने जरूरी है। तो बताइए फोर्स का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। गुरुजी एप्सिलॉन नॉट कौन है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। कभी कभार एप्सिलॉन नॉट की यूनिट पे ही सवाल आ गया, यूनिट डायमेंशन का सवाल बना दिया, तो आप खुद निकाल सकते हैं। अगर मैं इसकी यूनिट निकालना चाहूं, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। फोर्स की यूनिट
न्यूटन, 1 की 4 पाई की कुछ नहीं होती, चार्ज की कूलम, दूसरे चार्ज की भी कूलम, दूरी की मीटर। तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट आ गई कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो कभी इसी पे सवाल बन गया, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट बताइए। इसमें और ग्रेविटेशन फोर्स में अंतर है। अगला सेंटेंस सुनिए, बहुत अच्छा है। दो मास को पानी में डुबो दो तो उनके बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स बदलता नहीं है, परंतु दो चार्ज को अगर आप पानी में डुबो दोगे तो किसी एक चार्ज पे लगने वाला नेट फोर्स बदल जाएगा। आगे आएगा, पढ़ेंगे। क्या आगे बढ़े? चलिए, इसकी वैल्यू ऐसे तो आजकल दे रखी होती है, फिर भी याद है तो अच्छी बात है। 8.85 इंटू 10⁻⁻12। बढ़े आगे। पहला ही सवाल अच्छी प्रोफाइल का करते हैं, देख लें जल्दी से, बराबर आ जाए। ये एक फेमस प्रोफाइल है, काफी बार पूछी जाती है। दो स्ट्रिंग की सहायता से दो बॉल्स को लटका दिया गया है, इक्विलिब्रियम है, मास m है, दोनों पे चार्ज q है। इसका एनालिसिस करते हैं। ये एक फेमस प्रोफाइल है। हर पेपर में आई हुई है, ऑल इंडिया में, चाहे जेई मेन में हो, नीट में हो, ऑल इंडिया पेपर में हर बार आई है। इसी को थोड़ा कठिन बना देंगे, आधे घंटे बाद इसको पूरे के पूरे को पानी में डुबो देंगे। है क्या इसमें? कूलम्स लॉ तो एक लाइन में लगेगा, बाकी सारी मैकेनिक्स है, आती है बेसिक मैकेनिक्स है, देख लें। सबसे पहले mg कहां लगेगा? नीचे। रस्सी में क्या लगेगा? टेंशन। और ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा? रिपेल। आप मेरे कॉन्सेप्ट को समझिएगा, जो बहुत अच्छी बात है। जो कूलम फोर्स लग रहा है, कुछ नई बात सीख के जाइए। कूलम फोर्स ऐसे नहीं लगा ना, कूलम फोर्स हमेशा दोनों चार्जों को मिलाने वाली लाइन के अलोंग लगा। ये बातें काम की हैं। आप किस पे बात कर रहे हो? मैं इस पे बात कर रहा हूं, मैं इसका एफवीडी बना रहा हूं। mg कहां? नीचे। रस्सी में तनाव ऊपर। ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा? रिपेल। देख लीजिए। और कोई बल लगेगा क्या? रस्सी में तनाव आ गया, mg आ गया, बल आ गया। अब चूंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, गुरुजी अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स कितना होगा? 0। अब चैप्टर पढ़ना बहुत कठिन नहीं है। अभी 2 दिन बाद आएगा डाइपोल, आपको लगेगा ही नहीं डाइपोल नया है, क्योंकि वो हमने सारा का सारा बार मैग्नेट में पढ़ रखा है। वर्क डन का फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सियल, इक्वेटोरियल। तो अब इलेक्ट्रो पढ़ना बहुत ज्यादा तूफान नहीं है, क्योंकि आपने बेसिक बातें, अब जैसे तनाव, mg, अब आप ये खेल चुके हो खूब। अब आप देखना, अरे सर कोई दिक्कत नहीं है, 12th में यही सवाल करने में मैं 15 मिनट लग जाते हैं। अब आप पढ़े हो, ये थीटा है, ये भी थीटा अल्टरनेट, टी का थीटा से चिपका हुआ, टी कॉस थीटा, ये वाला टी साइन थीटा। इक्विलिब्रियम है, ऊपर नीचे आगे पीछे क्या होगा? बैलेंस।
तो बताओ टी साइन थीटा किसको बैलेंस, एफ को, टी कॉस थीटा किसको बैलेंस, डिवाइड कर दीजिए, टी से टी उड़ गया, साइन अपॉन कॉस टेन थीटा, एफ अपॉन एम। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, कई अच्छे बच्चे इसे भी याद कर लेते हैं और ये काम का है। जब भी बॉल सस्पेंडेड सिस्टम आए सीधा मारिए, टेन थीटा बराबर एफ अपॉन एम जी। आप यहां का भी 1.5 मिनट बचा सकते हैं, रस्सी में टेंशन, एम जी, टेंशन के कंपोनेंट, आगे पीछे ऊपर नीचे बैलेंस किया। कभी कभार टेंशन पूछ ले तो इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर दो, इनको स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर साइन स्क्वायर टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर। स्क्वायरिंग एंड एडिंग, सर उससे क्या होता है स्क्वायरिंग एडिंग से, ये थीटा गायब हो जाएगा, देखें आप, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना 1। ये सब तरीके हैं जो हर जगह कॉमनली यूज आते हैं कि कभी भी ऐसा एक्सप्रेशन आए, अगर थीटा पूछे तो डिवाइड कर दो, टेंशन पूछे तो स्क्वायर करके ऐड कर दो, स्क्वायर करके ऐड करने से क्या हुआ, थीटा गायब हो गया। तो बताओ टी स्क्वायर बराबर एफ स्क्वायर प्लस एम जी स्क्वायर, तो टी कम्स आउट टू बी अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर एम जी का स्क्वायर। तसल्ली से देखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, ये स्टैंडर्ड प्रोफाइल्स हैं। अब एक आपको याद है, वो भी कराऊंगा 15-20 मिनट। एक चार्ज के टुकड़े कर दिए, बताओ टुकड़े कैसे करें कि उनके बीच में लगने वाला फोर्स मैक्सिमम हो। तो आंसर है, कई बच्चों को याद है, आधा आधा। एक चार्ज है उसके 2 टुकड़े करने, तो आंसर है कि कैसे टुकड़े करें, आधा आधा करें, 1/4 3/4 करें, 25% 75% करें, 1/3 2/3 करें, ताकि उनके बीच में लगना कूलम्बिक फोर्स क्या हो जाए, मैक्सिमम। अभी आंसर आएगा उसका, काफी बच्चों को याद भी हो, टुकड़े कैसे होंगे, आधा आधा, वो भी करेंगे। ये ऐसे सवाल हैं बार बार रिपीट होते हैं, स्टैंडर्ड प्रश्न है। तो बताओ क्या ये 2 बातें ओके हैं। अब इसमें थोड़ा खेल करते हैं, खेल कैसे वो देखिएगा आप। करूं, नेक्स्ट करूं क्या, देखना। अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट, थोड़ा सा दिमाग वाली बातें बताता हूं आपको। सभी लोग बोर्ड पे देखना और समझना, पेन पेंसिल छोड़ दो, अभी सिर्फ देखो कि कहना क्या चाहते हैं सर। इक्विलिब्रियम है, ये θ1 है, ये θ2 है। पूछा गया है कौन सा थीटा बड़ा। अब देखना, पहले ये केस क्या था, ये चुनमुन केस था, दोनों मास बराबर, दोनों क्यू बराबर, दोनों थीटा भी बराबर, बिल्कुल चुनमुन। अब आपने क्या किया सर, थोड़ा खेल किया, मास तो बराबर रखा, चार्ज अलग अलग कर दिया। इसमें चार्ज बराबर रखा और मास अलग अलग कर दिया। अब आपसे पूछा गया बताइए थीटा क्या रहेगा। अब ध्यान से सुनना, इस चार्ज के अलग अलग से क्या फर्क पड़ेगा। ये क्यू ना होके भाई ये 5Q होता, मुझे क्या फर्क पड़ता। ये प्लस इस प्लस को क्या करता, रिपेल। मैंने कहा
क्यू क्यू का कहीं इस्तेमाल किया क्या? ये तो फोर्स है, जितना ये इस पे लगाएगा उतना ये वापस भी तो लगाएगा, मतलब क्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या गुरुजी मास का फर्क पड़ता है? बिल्कुल, चिल्ला चिल्ला के कह रहा है ये, एंगल मास के इनवर्स है, जिसका मास ज्यादा उसका एंगल कम। तसल्ली से देख ले, कोई जल्दबाजी नहीं। जैसे टेढ़ा मेढ़ा तू खुद सोचना, सर यहां 3 क्यू करता, यहां 15 क्यू कर देता, क्या होता लाले? ये प्लस इस प्लस को रिपेल करता, बदले में ये भी रिपेल करता। दोनों क्यू क्यू होते तो भी ये सिचुएशन होती, 7 क्यू 10 क्यू होते तो भी ये होती, ये तो सिमेट्री रहती। परंतु मास से अलग अलग हो जाएगा, कारण जो एंगल है वो एम के क्या है? इनवर्स। तो अब मेरे हिसाब से आप बता पा रहे हो, बताइए मास सेम है, इसका मतलब एंगल भी सेम रहेंगे, चार्ज से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बता बड़ा कौन, θ1 या θ2? चार्ज से कोई लेना देना नहीं है। इसमें बता tan थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, जिसका मास कम उसका एंगल। अब बता किसका एंगल ज्यादा है? θ2 ज्यादा दिख रहा है डायग्राम में, तो खुद देख θ2 ज्यादा दिख रहा है, θ2 ज्यादा है, इसका मतलब m2 कम रहा होगा। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? m2 इज लेस देन m1। एक बार और समझाऊंगा, पहले आप नोट करिए, दिमाग पे भी थोड़ा जोर डालिए कि सर एजी सर चार्ज में तो क्या ही फर्क पड़ना है, क्योंकि जितना 1 2 पे लगाएगा उतना ही 2 1 पे लगाएगा, तो वो तो कोई ज्यादा मतलब बात करने वाली बात ही नहीं है, वो तो सिमेट्री सिचुएशन है। हाँ, मास अलग अलग होने से फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि दोनों का mg अलग अलग होगा, तो दोनों के लिए इक्विलिब्रियम आने के लिए जो एंगल है वो अलग अलग करना पड़ेगा। फिर कोई पूछता है रस्सी में तनाव भी बता दे, अलग अलग होगा या सेम? रस्सी में तनाव अलग अलग होगा या सेम? काहे दिमाग लगा रहा है? ये रहा फॉर्मूला तनाव का, ले ये रहा फॉर्मूला तनाव का, खुद बता दे। क्या तनाव एम पे डिपेंड कर रहा है? क्या एम पे डिपेंड कर रहा है? एम अलग अलग है, बात खत्म, बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। तसल्ली से बना, ये अच्छा क्वेश्चन आ चुका है परीक्षा में। तो आइए इसको धीरे धीरे रिकॉल करिए। क्या चार्जेस पे अलग अलग रखने से कोई फर्क पड़ेगा? आंसर है नो। क्यों एजी सर ऐसा क्यों नहीं हो रहा काम? कारण जितना 1 2 पे बल लगाएगा, एक्शन रिएक्शन न्यूटन थर्ड लॉ 2 उतना ही 1 पे लगाएगा, तो सिमेट्रिकल सिचुएशन में कोई गड़बड़ी नहीं आएगी। परंतु मास अलग अलग होने से सिचुएशन पूरी अदला बदली हो जाएगी, जिसका मास कम उसका एंगल ज्यादा। बोलो क्लियर है? आगे बढ़े, पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है, तुझे कहीं दिक्कत नहीं आएगी, मैं सच कह रहा हूं। बस तुझे ये ध्यान रखना 70 75 सवाल तो मेरे साथ कर, घर पे 70 75 और कर ले, 150 सवाल में तो तेरा सारा मामला सेट हो जाएगा। इससे कम मत करना, तो फिर इलेक्ट्रो पे तेरा कमांड नहीं आएगा। तो 70 75 तो मैं खुद कराऊंगा क्लासरूम में, 70 75 तू और कर ले, तो 150 पौने 200 में तेरा ऐसा होगा कि हाँ सर मेरी इलेक्ट्रो में ऑलमोस्ट सारी बातें मैंने समझ ली। चल आगे चलता हूं, अब तेरे वही पॉपुलर वो भी सवाल देख लेता हूं। ट्राइंगल है, 3 कोनों पे चार्ज रखा है
पॉपुलर सवाल, 12वीं क्लास से पढ़ रहे हैं, 4-5 साल देख लिया आपने सवाल। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, पर क्या ये कराने जरूरी है? नहीं कराते तो क्या फिर वो अपनापन नहीं आता? इक्विलेटरल ट्राइंगल है, कैलकुलेट द, सब हर बच्चे को आता है, हर टीचर की कॉपी में स्टैंडर्ड सवाल है, कोई बहुत बड़ा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, पर फिर भी एक बार करना आवश्यक है, हमारी जिम्मेदारी है कि एक बार सारी प्रोफाइल को टच करना। एनसीईआरटी में भी है, सबसे अच्छी बात ये है, एनसीईआरटी में 2 सवाल हैं सॉल्व एग्जांपल इस तरह के ट्रायंगल के। हाँ जी, ईएमडब्ल्यू के शॉर्ट नोट्स ऑनलाइन काफी बच्चों ने मुझे भेज दिए हैं भाई, बाकी बच्चे भी पूरा कर लें, ईएमडब्ल्यू पूरा तैयार होना चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर तक तैयार करें कि हर बच्चा साथ में ईएमडब्ल्यू के शॉर्ट नोट्स दिखाए कि सर मेरा पूरा ईएमडब्ल्यू के शॉर्ट नोट्स तैयार हैं। फिर 2 से 3 दिन का समय दूंगा आपको एसी का, अभी साथ साथ बन जाएंगे, पढ़ा हुआ है, बाद में बनाने में बहुत जोर आता है, अभी तो आपने पढ़ा है, क्वेश्चंस करें इतने सारे। चल अब मैं तरीका बता रहा हूं, कई बच्चों को आंसर भी याद है, √3f, जो 0 बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, 0 नहीं है इसका आंसर। चलिए आइए बोर्ड पे देखें, तरीका सिखाता हूं, सब लोग बोर्ड पे देखें एक बार। जिस भी कोने पे फोर्स निकालना है उस पे गोला मार लो, सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूं, कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी। जिस भी वर्टेक्स पे फोर्स निकालना है उसको गोला मार लो, चलेगा, दौड़ेगा, कूदेगा, भागेगा, यही, इससे आपके तीर के निशान कभी गड़बड़ नहीं होंगे। मैं अपने शब्दों को फिर बोल रहा हूं, 10 बार बोलूंगा अलग अलग सवाल में। जिस पर भी फोर्स निकालना है उस पर गोला मार लो, अब चलेगा, दौड़ेगा, कूदेगा, भागेगा, यही। अब इसकी बात करो, बताओ प्लस प्लस को क्या करेगा, तो ये कहां भागेगा, नीचे, ये नीचे, ये इस पे भी लगा रहा है फोर्स, पर हम उसकी बात नहीं कर रहे, हमें तो इस पे चाहिए। तो प्लस प्लस रिपेल कितना, के क्यू क्यू बटे दूरी a², इसका काम पूरा, टिक लगा दिया। इसकी बात करो, प्लस प्लस को रिपेल, चलेगा, दौड़ेगा, कूदेगा, भागेगा, उछलेगा, यही, तो प्लस प्लस रिपेल। ये तीर के निशान बनाने बहुत जरूरी है। अभी अगला सवाल देखना, तीर का निशान बदल जाएगा, के क्यू क्यू बाय a²। अगर मैं इसको f बोलूं तो क्या इसको भी f बोल दूं? इक्विलेटरल ट्राइंगल है मेरे बेटे, तो 60 60 60, ये 60 है तो ये वर्टिकली अपोजिट, तो 2 फोर्स हैं, कितने डिग्री पे लग रहे हैं, 60। सभी को आंसर याद होगा, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। कई बच्चों को तो ये भी याद होता है, अगर इक्वल फोर्स हैं, 2 फोर्स हैं, तो कितना आंसर आता है बताइए, कितना, 2f cos या sin θ/2, cos θ/2, इससे सीधा आंसर आ जाएगा, 60/2 30 cos 30 √3/2, 2 से 2 कटा √3f। पर ये तभी लगेगा जब दोनों बराबर हों, ये हमेशा लगता है, a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, आंसर दोनों से सेम ही आएगा। एनसीईआरटी का प्रश्न है, आना चाहिए, सरल कठिन कुछ भी नहीं है, प्रोफाइल होती है कि हाँ इस तरह का सवाल मैंने कर रखा है। अभी बताता हूं सवाल, जेईई मेन 2026 का लेटेस्ट, अभी जनवरी में जो अटेम्प्ट हुआ है, वो कॉपी में ऑलरेडी है, आपके पिछले साल की कॉपी में देख लेना। तो ऐसा नहीं होता कि हम जो जानते हैं वो पेपर में नहीं आएगा भाई, मोस्टली तो चीजें वही रिपीट होती हैं। 30-35 सवाल तो अगर आप तरीके से करें तो आपके देखे दिखाए मिलते हैं।
चाहे 2025 का ही पेपर, आप भले ही उसको तूफान मान रहे हैं, कारण क्या है, बायो में घुसे 1.25 घंटा 1.5 घंटा बायो में लग गया, केमिस्ट्री में गए वहां समय ज्यादा लग गया, तो वहां से फिर हाथ पांव फूलना शुरू हो गए, एंजाइटी, ब्लैकआउट होना, अरे अब क्या होगा, और दिमाग में प्रेशर क्या है, उससे 4 साल पहले तक 720 में 720, 720 में 720, 650 पे कॉलेज ही नहीं मिल रहा, तो वो दिमाग में और बैठा हुआ है कि नहीं यार 650 से कम पे तो काम चलता ही नहीं है। तो सारे फैक्टर ऐसे हुए कि मामला गड़बड़ हो गया। अगर आप ध्यान से उसी पेपर को डाउनलोड करके देख लें, 5 सवाल, 7 सवाल, 8 सवाल भी हटा दें, तो भी 35 से 37 ऐसे हैं जो आप आराम से कर सकते हैं, डाउनलोड करके देख लीजिएगा। पर वो माहौल ऐसा बना कि बायो में घुसे, बायो में सामान्यतः 45 मिनट 50 मिनट में पेपर हो जाता है, वहां बच्चे को 1 घंटा 15 मिनट 20 मिनट लग गए, वहां से प्रेशर बनना शुरू हुआ, केमिस्ट्री में गए वहां उलझ गए, फिजिक्स में समय कम बचा, और समय भी बचा तो 4-5 सवाल पहले पेज पर ही ऐसे आ गए जो उलझने वाले थे, तो मामला कुल मिला के गड़बड़ हो गया। पर उससे हमें सीख लेनी चाहिए कि यार आगे भविष्य में भी ऐसा पेपर आएगा तो हमें काम रह के काम करना है, शांत रह के। 600 फर्स्ट रैंकर वाले की भी 720 नहीं है, एम्स मिला है ना भाई, 720 थोड़ी ना थे, टॉप 50 रैंक वालों के 720 कहां थे। तो ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ गीता में, कुरान में, हमारे धर्म ग्रंथों में कि पूरा पेपर करके ही आने पर ही कॉलेज मिलता है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो थोड़ा इस बात को समझिए। अब इसी सवाल को थोड़ा चेंज करता हूं, यहां ऊपर कर दिया मैंने -q, सेम सवाल, ताकि आपको ना तीर के निशान समझ में आए। कैलकुलेट द नेट फोर्स ऑन चार्ज प्लेस एट वर्टेक्स C। आराम से करिएगा, वही शब्द बोलूंगा बार बार जिससे आपकी बात क्लियर होगी। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, करा हुआ है और सही होगा। हाँ जी बोलो। अब सुनना, शब्दों को ध्यान दो, यही सवाल नहीं आएगा, ट्रायंगल की जगह भी पेंटागन, स्क्वायर, हेक्सागन कुछ भी हो जाएगा, फिजिक्स वही रहेगी। अब मेरे शब्द सुन, जिस पर फोर्स निकालना है उसको गोला मारो, सी पर चाहिए, सी पे गोला मारो, चलेगा, दौड़ेगा, कूदेगा, उछलेगा, 5 शब्द बोल रहा हूं, तो देख तुझे 5 याद हो पा रहे हैं क्या इसी लाइन में? चलेगा, दौड़ेगा, कूदेगा, उछलेगा, 4 ही हुए। वापस, चलेगा, दौड़ेगा, कूदेगा, उछलेगा, हाँ, कौन? सी। अब बता, ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा? रिपेल, के क्यू क्यू ए स्क्वायर, ये टिक लगाया, आनंद आने वाला है, निगाहें बोर्ड पे रखिएगा। ये माइनस इस प्लस को क्या करेगा? प्लस माइनस अट्रैक्ट, चलने दौड़ने कूदने वाला यही है, तीर का निशान ऊपर। और अगला खेल और तगड़ा, के पहला चार्ज क्यू, दूसरा चार्ज माइनस क्यू, नहीं क्यू ही आएगा, इस माइनस के प्रभाव के कारण ये तीर का निशान आ तो गया, यहां माइनस नहीं आएगा, ध्यान दीजिए। क्यों सर? उस माइनस का प्रभाव तीर के निशान में छुपा हुआ है ना बेटा, अब वापस माइनस थोड़ी ना लगाएगा तू, वो तीर का निशान ऊपर आया ही क्यों? क्योंकि वो माइनस था। अब बताइए, अगर मैं इसको F बोलूं तो क्या मैं इसको भी F बोलूंगा? ये 60 है तो ये 120,
बताइए आंसर के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। स्टैंडर्ड सवाल। अब अगला सवाल धीरे धीरे मैं 2026 के जेईई मेन की तरफ बढ़ रहा हूं। ऑलरेडी किया हुआ है, आप घबराएंगे नहीं, देखा हुआ है। करूं क्या नेक्स्ट? चल अब सुनना भाई, ट्राइंगल, स्क्वायर, पेंटागन, ये पेंटागन वाला ही प्रश्न आया था, सबकी कॉपी में लिखा हुआ है, पर मैं तीनों बना रहा हूं एक साथ। सभी वर्टेक्स पे चार्ज रखा गया है, सभी वर्टेक्स पे चार्ज रखा गया है, सेंटर पे भी एक चार्ज रखा गया है, और आपसे पूछा गया है सेंटर पे लगने वाला नेट फोर्स। काफी बच्चों को याद है, आंसर 0। क्यों 0? ध्यान से देखिए, फिर मैं आपको एक प्रॉपर्टी भी बताऊंगा। सभी लोग बोर्ड पे देखें, मैं अपने शब्दों को रिपीट कर रहा हूं, बार बार वो शब्द आपके दिमाग में बैठेंगे। 3 मई तक याद रह जाए तो मजा आ जाएगा। 2 से 5 यही समय होगा, यही समय चल रहा होगा 2 से 5 वाला। देखिए, जिस पर फोर्स निकालना है उसको गोला मारें, जिस पे फोर्स निकालना है उसको, चलेगा, दौड़ेगा, उछलेगा, कूदेगा, भागेगा, यही। जल्दी बताएं, ये प्लस इस प्लस को रिपेल एफ, ये प्लस इस प्लस को एफ, ये प्लस इस प्लस को, सारे एफ क्यों हैं? क्योंकि चार्जेस सब बराबर हैं और दूरियां भी सब बराबर है। 3 फोर्स कितने कितने डिग्री पर? 120, 120, 120, 120। अब एक वेक्टर की प्रॉपर्टी सुनिए, आज याद हो जाएगी, ध्यान से सुनिए। अगर सारे फोर्स कोप्लेनर हो, पहला शब्द क्या बोल रहा हूं? कोप्लेनर। कोप्लेनर का मतलब एक ही प्लेन में। सारे फोर्स इक्वल होने चाहिए और सभी फोर्स के बीच में एंगल भी इक्वल होना, तो नेट फोर्स हमेशा 0। क्योंकि इसमें तो आप फिर भी रिजल्टेंट निकाल लोगे, इन दोनों का ऊपर आएगा, फिर वो कैंसिल होंगे। इसमें आपकी जान निकल जाएगी, क्योंकि पेंटागन है, एंगल निकाल लोगे तो भाई साहब एंगल इतना आसान नहीं आएगा। ये प्लस इस प्लस को रिपेल, ये प्लस इसको रिपेल, ये प्लस इसको रिपेल, ये वाला इधर रिपेल, ये वाला इधर रिपेल। एंगल निकालते निकालते आपकी जान निकल जाएगी, पर एक प्रॉपर्टी आपको बचा लेगी। उस प्रॉपर्टी के 3 शब्द बोलिए मेरे साथ। पहला, फोर्सेस मस्ट बी कोप्लेनर, सारे फोर्स इक्वल होने और सभी फोर्सेस के बीच में एंगल भी बराबर होना। सारे फोर्स बराबर हैं, सिमेट्री से सारे एंगल भी बराबर हैं, तो नेट फोर्स 0। यहां देखिए, ये प्लस रिपेल, ये प्लस रिपेल, ये प्लस रिपेल, ये प्लस रिपेल, ये तो छोटा बच्चा भी कर सकता है। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, पर मैं तो उसी प्रॉपर्टी से करके देखूंगा। हाँ, उससे करके देख, मजा आएगा। क्या प्रॉपर्टी है बोलना? सारे फोर्स एक ही प्लेन में होने हैं, सारे इक्वल होने चाहिए हैं, एंगल सारे बराबर होने चाहिए हैं, इसलिए बता नेट फोर्स 0। ये साल का सवाल है 2026 का। उसने फोर्स पूछा था और इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल, इस तरह का प्रश्न और था। और ये फेमस सवाल है, आपकी कॉपी में भी है ये। स्क्वायर, हेक्सागन, ट्राइंगल, पेंटागन, सभी में नेट फोर्स कितना है? 0। वो प्रॉपर्टी बोलिए, चाहे तो साइड में लिख लीजिए। पहला शब्द कोप्लेनर, दूसरा शब्द सारे फोर्स बराबर होने चाहिए, तीसरा शब्द एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, 2 फोर्सेस सभी में सेम होना चाहिए। देख लो तसल्ली से, ये फेमस सवाल है। ट्राइंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल में चार्ज प्लस माइनस कर दें, पर सबके लिए बात सेम रहती है। अब इसमें आता है थोड़ा ट्विस्ट, जैसे ये था, ये सवाल स्टैंडर्ड था, tan थीटा बराबर F/mg। इसमें हल्का सा ट्विस्ट, मास अलग हो, चार्ज अलग हो। ये सवाल स्टैंडर्ड है,
सारे चार्जेस। अब इसी में एक अच्छा प्रश्न वो आपको बना के दिखाता हूं। पेंटागन है पर एक चार्ज मिसिंग है, 4 ही रखे हैं बस, और सेंटर पे एक चार्ज और है। और किसी भी वर्टेक्स की सेंटर से दूरी a है। अब अगर आपने इसको बेसिक से किया तो आपकी जान निकल जाएगी। क्यों निकल गई जान? ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको करेगा, ये इसको करेगा, ये इसको करेगा। ये एंगल निकालने में, और ये एंगल इतने गंदे आएंगे, 36 डिग्री, 72 डिग्री, 45 90 नहीं आएंगे। क्यों सर 36 72 ये क्या बोल रहे हो आप? टोटल एंगल है 360, 5 लोग हैं, 5 से भाग दोगे, 5 सत्ते 35, 5 दूना 10, 72 डिग्री के गंदे गंदे एंगल बनेंगे। आप परेशान हो जाओगे। आंसर तो आएगा पर मैथ्स थोड़ी सी रिग्रेस हो जाएगी। अब इसका एक तगड़ा जुगाड़, वो आप सुनेंगे तो आपको आनंद आ जाएगा। इसी सवाल में मत करिएगा, सॉल्यूशन लिख के करिएगा, उसी में मत करिएगा। ये लिखा सॉल्यूशन, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, यहां मैंने एज्यूम किया प्लस क्यू और माइनस क्यू। ये क्या गुरुजी अपने मन से मान लिया? हाँ मान सकता हूं ना, मैंने सवाल को कहां बदला। क्यों गुरुजी सवाल क्यों नहीं बदला? प्लस माइनस दोनों मान लिए, तो नेट चार्ज कितना है? तो मैंने प्रश्न को तो छेड़ा नहीं, पर फायदा हो गया डबल। क्यों सर फायदा कैसे होगा? वैलेंटाइन डे तो कल है? तो फिर अभी कैसे फायदा? आज तो शायद हग डे है ना? हग डे है ना आज? पता सब मना ऐसे कर रहे हैं, जानते सब हैं? नहीं नहीं सर, नहीं सर, हैं? हाँ चले बस। ज्यादा, हाँ ज्यादा चिल्ला वो रहे हैं जो ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। हाँ जिनकी सब बिल्कुल सेट है मामला, वो तो शांत होके ऑब्जर्व कर रहे हैं चीजों को। हैं फ्रस्ट्रेशन वाले ज्यादा चिल्लाते हैं कि सर ना मैं होगा ना किसी का होने दूंगा। चलिए तो चलिए संभालिए, ऊर्जा को बचाए रखें। तो यहां देखें 5वां, यहां जो कॉर्नर मिसिंग था, मेरी बात समझिएगा, आप कहीं और ही चले गए हैं ना। तो जो कॉर्नर मिस था, जो कॉर्नर पे मिसिंग था, वहां मैंने क्या माना? प्लस क्यू। और ऐसा करने से मैंने सवाल को बदला, पर एक गुरु फायदा हो गया। वो देख क्या हुआ, 1 2 3 4 और 5, अगर पांचों रखे होते हैं तो नेट फोर्स, मतलब ये सबका प्रभाव क्या हो गया? ऐसा लग रहा है मानो केवल क्या बच गया? माइनस क्यू। मेरी बात को ध्यान से सुनना, पांचों रखे होते हैं जब नेट फोर्स 0 होता है, पांचों होने चाहिए। यहां तो पांचों नहीं थे, तो मैं तो हक्का बक्का रह गया। अब मैं कैसे करूं? मैंने ये ट्रिक इस्तेमाल करी, उस 5वें कॉर्नर पे प्लस क्यू और माइनस क्यू मान लिया। अब इससे क्या हुआ? 1 2 3
4 5, इन सब का प्रभाव नेट सेंटर पे 0। अब क्या बचा? केवल माइनस क्यू। क्या ये माइनस क्यू इस पे बल लगाएगा? यस लगाएगा। इस पे लगाएगा, गोला मारा। बताइए ये इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट। क्या निकाल सकते हो आंसर? बताओ। के क्यू क्यू बटे दूरी ए स्क्वायर। दिस इज द आंसर। मैं एक बार और समझाऊंगा, थोड़ा ऊपर से गया होगा, पर ये सवाल बड़ा एक्सक्लूसिव है। अगर आपने ये मिसिंग नहीं माना तो आप उलझ जाएंगे 72 डिग्री 36 डिग्री के जंजाल में, और ये मानते ही सवाल ऐसा स्मूथ एग्जिट कर देगा आपको। अरे ले, 5 का प्रभाव तो 0 हो गया, अब तेरे माइनस क्यों हुआ? अच्छा, क्या मैंने सवाल को बदल दिया? क्या सवाल को नहीं बदला। क्यों? मैंने वहां पे अकेला प्लस नहीं माना, मैंने एक प्लस और एक माइनस माना, जिससे मेरा नेट प्रभाव तो 0 रहेगा। ध्यान रखो। लिखे हैंग डालिए, नल पॉइंट फाइंड करना। बस बस संभालिएगा, नल पॉइंट फाइंड करना। बस बस, नल पॉइंट। अब नल पॉइंट क्या होता है? एक ऐसा बिंदु जहां पे नेट फोर्स क्या हो जाए? 0। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन, पहले मैं उसी से शुरू करता हूं। ये भी पॉपुलर क्वेश्चन आपको आता है, पर मैं एक बार बता देता हूं। कई बच्चों को उसकी ट्रिक भी याद होती है, पर खामखा अलग से ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है। वो फॉर्मूला याद करो, √Q1 अपॉन √Q2 प्लस √Q1 इंटू एल। इतना रटने की जरूरत नहीं है, बेसिक से ही हो जाएगा। बहुत ज्यादा फॉर्मूले रट्टाबाजी का फायदा नहीं मिलता। ऐसा हो कि भाई हर साल ही क्वेश्चन आ रहा है, हर साल क्वेश्चन आता नहीं है तो जबरदस्ती हर सवाल के लिए एक नया फॉर्मूला रटना कोई होशियारी नहीं कहलाती। फंडामेंटल पर खेलिए, कभी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए सभी लोग बोर्ड पे देखना भाई, तरीका देखें। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 चार्ज रखे गए, तीसरा चार्ज कहां रखें सो दैट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? नेट फोर्स 0। मैंने माना तीसरा चार्ज बाहर रखा। मैं तीसरा चार्ज रखते समय कितना अलर्ट हूं आपने चेक नहीं किया। मैंने तीसरे चार्ज की डिजाइन अलग बनाई। दोनों वो छोटे क्यू थे, मैंने बड़ा क्यू बनाया, क्योंकि तीसरा अननोन है। अगर ये बड़ा क्यू होता तो मैं ये छोटा क्यू बनाता। आप बात को समझिए। मैंने माना चार्ज को बाहर रख दिया, माना चार्ज को बाहर रखा। बाहर रखने से इक्विलिब्रियम आएगा क्या? मुझे क्या पता, देख लेता हूं। इस पे गोला मारा, ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा? रिपेल। ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा? इसका मतलब 2 फोर्स मिलकर कभी भी नेट 0 नहीं दे सकते। इसका मतलब ये पोजीशन पॉसिबल नहीं है। मैं रटा हुआ क्यों लिखूं? पहले मैं समझ तो लूं, 1 मिनट ही तो लगा, कि तीसरे चार्ज की लोकेशन कभी बाहर नहीं हो सकती। अगर बाहर हो गई तो दोनों फोर्स एक ही दिशा में है, कभी नेट फोर्स 0 नहीं आएगा। पहले आप लिख लो, जल्दबाजी मत करो, चीजों को एब्जॉर्ब होने में समय दो, बहुत तेज मत भागो। 15 मिनट आधा घंटा ज्यादा लग जाएगा,
पर समझ में आना भी जरूरी है। सर वापस बताइए क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूं 2 चार्ज हैं, ठीक है सर। प्रश्न क्या है बेटा बोल? तीसरा चार्ज कहां रखें? सर मुझे क्या पता कहां रखें? 2 संभावना हो सकती है, या तो दोनों के बीच में रखें या दोनों के बाहर रखें। मैंने बाहर मान लिया पहले। अरे यार बाहर मानने से मामला गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि प्लस 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 क्या कर रहे हैं? रिपेल। कभी भी एफ नेट 0 नहीं होगा, मतलब ये इसकी लोकेशन नहीं है। देख लो, यहां तक रुकता हूं। करूं क्या? इसका मतलब अब मैं अपनी प्रॉपर्टी को बोल रहा हूं, मेरी बात को समझिएगा बच्चों गौर से। आपने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रो, आप परेशान मत होइए, आपने सारी बातें आपको आती हैं। एक भी बात मैं ऐसी नहीं बोल रहा हूं जो आप पहली बार सुन रहे हैं। आपको पता है, आपने अच्छे से पढ़ा है, बस आप उसको रिकॉल करने की कोशिश करिए। घर से थोड़ा पढ़ के आइए 15 मिनट, तो मैं और अच्छा इसको सिखा दूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल, पोटेंशियल, सारा। चलिए 2 चार्ज आपको दिख गए। अब तीसरे चार्ज की लोकेशन बाहर नहीं होगी, कहां होगी? बीच में। बीच में कहीं, बीचों बीच नहीं बोल रहा हूं, बीच में कहीं, ये बीच में कहीं, ये तीसरा चार्ज। और बताओ किसके पास होती है? छोटे वाले के पास। ऐसा क्यों होता है? छोटे वाले से दूरी कम होगी तो इसका फोर्स बढ़ जाएगा। टोटल एक्स है, टोटल एल है, तो ये कितना? एल माइनस। क्या बात समझ में आती है? आओ एक नई बात लिखता हूं। अगर चार्जेस सेम नेचर के हैं तो नल पॉइंट बीच में या बाहर? अपने सेंटेंस को धीरे धीरे बोलता हूं। अगर दोनों चार्ज सेम नेचर, जी सर सेम नेचर का क्या मतलब है? दोनों प्लस प्लस या दोनों माइनस माइनस? अगर चार्ज सेम नेचर के हैं तो नल पॉइंट सदैव बीच में होगा, और किसके पास? छोटे वाले के पास। इस बात को यहां लिख ले। और अगर किसी को मैग्नेटिक इफेक्ट याद आ रहा हो तो यह बात मैंने आपको वहां भी बताई थी। एक में करंट बाहर या दोनों में करंट अंदर है, तो बताओ नल पॉइंट कहां? बीच में। एक में करंट बाहर और एक में करंट अंदर, अपोजिट, तो बताओ नल पॉइंट बाहर, किसके पास? छोटे वाले के। सेम कॉन्सेप्ट है। तो इस बात को तरीके से लिखते हैं, 5 मिनट रुक जाते हैं। पहला, चार्जेस सेम नेचर के होने चाहिए। दूसरा, लोकेशन नल पॉइंट की इन बिटवीन होगी। तीसरा, टिक मार्क, किसके पास होगी? छोटे वाले के पास होगी। ऐसा लिख लेना, मजा आ जाए। कितना बढ़िया फ्लो लिखा है देख। चार्जेस सेम नेचर के, पहली शर्त, लोकेशन नल पॉइंट की इन बिटवीन, किसके पास? छोटे वाले के पास। 2 मिनट रुकता हूं, आप एकदम पूरी तैयारी कर लो, लिख लो, 2-3 बार बोल लो, रिवाइज कर लो। चैप्टर आसान है, किया जा सकता है। ये पूरी किताब है, इसके 8 चैप्टर हैं। वॉल्यूम 1 ये 14 से 15 क्वेश्चन देगा। पहले आते थे इसके 18 प्रश्न, जब 50 क्वेश्चन आते थे पिछले 5 साल, अब 45 हो गए हैं लास्ट ईयर से। 14 से 15 क्वेश्चन देगा ये। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इसके अंदर 8 चैप्टर हैं बच्चों। इलेक्ट्रो, करंट, कैपेसिटर, मैग्नेट, मैग्नेटिज्म, ईएमआई, एसी, ईएमडब्ल्यू। बेटा इस किताब से मैंने 7 चैप्टर तुम्हें पढ़ा दिए। 7 चैप्टर बेटा मैं पढ़ा चुका हूं क्लास में। करंट, कैपेसिटर, मैग्नेट, मैग्नेटिज्म, ईएमआई, एसी, ईएमडब्ल्यू, 7 चैप्टर हो गए बेटा। 8वें चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। इसे कहते हैं 12th वॉल्यूम 1 इलेक्ट्रोडायनामिक्स। 14 से 15 प्रश्न देगा ये 2025 में। 25 में 15, 14 है, 26 में इसी रेंज पे आएंगे, क्योंकि पैटर्न वही रहेगा। 11वीं 12वीं लगभग बराबर बराबर कर दी थी लास्ट ईयर से। पहले भी 11वीं 12वीं बराबर आती थी,
कोविड के समय 12वीं का परसेंटेज हो गया था 60 और 11वीं का हो गया था 40। लास्ट ईयर अगर आप पैटर्न देखेंगे तो लगभग दोनों का वेटेज बराबर है, एक के 22 आए, एक के 23 आए। 22-23 बराबर तो हो नहीं सकता, 22.5 तो संभव ही नहीं। तो 11वीं 12वीं बराबर बराबर, एक ज्यादा तो रहेगा ही, 45 सवाल है, इसलिए उसी माइंडसेट से पढ़िए। चलिए अब बताएं, क्यू पे निकालना है तो क्यू पे फोर्स कौन कौन लगाएगा, ये भी लगाएगा, ये इसको यहां रिपेल करेगा। बोलो कितना, के पहला चार्ज दूसरा चार्ज बटे दूरी एक्स स्क्वायर, ये वाला फोर्स इसको यहां रिपेल करेगा। बोलो के पहला चार्ज दूसरा चार्ज बटे दूरी L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दोनों फोर्स को क्या कर दो, बैलेंस। कोई बताएगा बैलेंस क्यों कर रहे हैं, कोई बताएगा बैलेंस क्यों कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम है। केवल एक चीज को पकड़ा है, कूलम्स फोर्स, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। एक मिनट का ब्रेक देता हूं, पन्ने पलट लीजिए। बॉल सस्पेंडेड सिस्टम सिखाया, ट्राइंगल स्क्वायर पेंटागन के सवाल कराए, नल पॉइंट सिखाया, 3 कॉन्सेप्ट पर मैंने अभी बात करी आपसे। चैप्टर आसान, कहीं आपको जोड़ नहीं आया कि कोई ऐसी अटपटी बात लगी हो, सब ठीक है। कुछ नई बात सीखी वो भी समझ में आ गई, बहुत ज्यादा दिमाग पे जोड़ नहीं है। गॉस थ्योरम डाइपोल पढ़ोगे तो और सरल लगेगा, और जब सवाल बनेंगे, कल तक इसकी डीपीपी भी आ जाएगी, मैंने तैयार कर दी है। जब सवाल बनेंगे ना और मजा आएगा प्रैक्टिस करने में। चलिए आगे बढ़ें क्या, चल भाई लिखें। अब यहां एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, काफी बच्चों को तो आता है, पर एक नया कॉन्सेप्ट है, वो सीखिएगा। ये मैंने इन्फिनिटी इसलिए किया है, मीडियम एक्सटेंडेड अप टू इन्फिनिटी, इसी के लिए फॉर्मूला वैलिड है। अब बहुत अच्छे से देखना, अच्छा कॉन्सेप्ट है, इंटरेस्टिंग। असर्शन रीजन पे इस पे 2 बार सवाल एम्स में आया हुआ है, नीट में अभी तक सवाल रिपीट नहीं हुआ, आ सकता है। क्या कर रहे हैं, हमने दोनों चार्ज को पानी में डुबो दिया है। EMW का होमवर्क है, शॉर्ट नोट्स का, नीट के PYQ का, NCERT भी कर सकते हैं, ज्यादा सवाल नहीं है। 2 सॉल्व्ड एग्जाम्पल हैं, दोनों 4-4 बार पेपर में आए हैं, दोनों सॉल्व्ड एग्जाम्पल। अनसॉल्व्ड 7-8 सवाल हैं मात्र।
1 घंटा भी नहीं लगेगा और एनसीईआरटी पे ठप्पा लग जाएगा। बढ़ूं क्या? चल अब सुनना, देख तसल्ली से, आनंद आएगा। ध्यान से सुनना, थोड़ी बात दमदार है। Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा, प्लस प्लस को क्या करेगा? रिपेल। कितना लगाएगा बता? 1/4πε0 Q1 Q2/r²। मेरा अगला सेंटेंस बड़ा जबरदस्त है, वो सुनना। हम सभी को ऐसा याद है, पानी में डुबोने पर जो फोर्स है वो एयर की तुलना में कम हो जाता है। एनसीईआरटी यही लिखती है, पर ये पूरी जानकारी सही नहीं है। आज आप सही बात सुन के जाइए। 2 पर 1 के कारण लगने वाला फोर्स नहीं बदला। 2 पर 1 अभी भी उतना ही फोर्स लगा रहा है। अब हुआ क्या, इस मीडियम में मॉलिक्यूल है और इस चार्ज ने उन मॉलिक्यूल्स को क्या कर दिया? पोलराइज कर दिया। ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इनको क्या कर दिया? पोलराइज कर दिया। किसको? मीडियम में उपस्थित एट मॉलिक्यूल्स को क्या कर दिया? पोलराइज। अब इस Q2 पर और कौन फोर्स लगा रहा है बताइए? ये सारे मिलकर भी फोर्स लगा रहे हैं। तो बताओ Q2 पे अब कुल कितना फोर्स लगा? एक तो Q1 लगा रहा है और एक पोलराइजेशन के कारण ये आजू बाजू के पड़ोसी भी लगा रहे हैं। तो जो आपको याद है, सही याद है, फोर्स ऑन Q2 जो एयर की तुलना में कितना कम हो गया? एप्सिलॉन आर। पर ये वास्तव में कौन सा है? नेट फोर्स। हम जो लिखेंगे, जो एम्स का क्वेश्चन था, थोड़ा कठिन है, आप जबरदस्ती हां मत बोलना, वो ये था, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 ये प्रभावित नहीं हुआ है। ये प्रभावित नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। आप इतने प्रश्न करके आए, जब ये इस पे फोर्स लगाता है तो ये इस बात पे निर्भर नहीं करता कि आजू बाजू कौन कौन से लोग हैं। आपने ये ट्रायंगल का सवाल किया, सबसे पहले मैंने ये वाला सवाल कराया, इसने इस पे फोर्स लगाया, उस समय आपने क्या इसकी चिंता करी? क्या इधर कोई रखा था उसकी चिंता करी क्या? नहीं, बाद में आपने इसका क्या निकाल लिया? रिजल्टेंट। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। जब आप इस पर बल लगा रहे हैं, इसके कारण आपने इसको देखा तक नहीं था, ऐसी तैसी कराई, कुछ भी होता, 2Q होता, 5Q होता, ये फोर्स इतना ही रहता। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। The force on 2 due to 1 does not depends on the surrounding charges। और कौन वातावरण में प्रेजेंट है इस बात पर डिपेंड नहीं करता। हां, नेट फोर्स परिवर्तन हो गया। ये Q की जगह 2Q होता तो ये आंसर लगाता, माइनस Q होता तो आंसर लगाता, 10Q होता तो आंसर लगाता, पानी होता तो आंसर लगाता। पर ये वाला फोर्स कोई नहीं बदल सकता, ये तो इतना ही रहता। द फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 डज नॉट डिपेंड्स ऑन द मीडियम, डज नॉट डिपेंड्स ऑन द सराउंडिंग चार्जेस, डज नॉट डिपेंड ऑन द आप और मैं, इन सभी बातों को डिपेंड ही नहीं करता। मेरा वाक्य ध्यान से सुनिएगा। अससन रीजन का फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 रिमेन। तो फिर क्या बदला? आपको जो रटा हुआ है गलत रटा हुआ है क्या? वो भी सही है, पर वो कौन सा है? नेट। इनफैक्ट नेट ही काम का होता है। मैं आपसे पूछता इक्विलिब्रियम में फोर्स बताइए, तो फोर्स बोले तो नेट फोर्स होता है। नेट फोर्स आप कितना बोलते हो? 0।
इक्विलिब्रियम पे नेट फोर्स जीरो। मैं बोलता हूं इस मोबाइल पर अभी कितना बल लग रहा है, तो जीरो ही बोला जाएगा। और अच्छा बोलेंगे तो नेट बल जीरो, पर बल का मतलब नेट बल ही होता है। mg नीचे लगा, नॉर्मल ऊपर लगा, नेट फोर्स कितना, जीरो। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या? तो हम जो बोलते हैं वो क्या है, देखो क्या लिखा हो बोलो, फोर्स ऑन Q2 नेट। नेट का और अगर अच्छा लिखूं तो देख मैं और अच्छा लिख सकता हूं इसको, फोर्स ऑन Q2 इज वेक्टर सम ऑफ फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू 1 प्लस फोर्स ऑन 2 ड्यू टू पोलराइजेशन। क्या ये वाला सेंटेंस आपको समझ में आता है क्या? ये तो और तगड़ा है। Q2 पे नेट फोर्स इज अ वेक्टर सम किस किस का, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 प्लस फोर्स ऑन 2 ड्यू टू सराउंडिंग मॉलिक्यूल जो किसके कारण पोलराइज हो गए हैं, Q2 के कारण। क्या बात क्लियर है क्या? इस बात को प्लीज हाईलाइट करिए। पहले इस स्लाइड में देखिए कुछ लिखना है क्या, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। इसको झंडा गाड़ के जाइए, एक अच्छा बिंदु है, शायद इस पे अससन रीजन पे नजर पड़ जाए। तो माध्यम में डुबोने पर, माध्यम बोले तो मीडियम, मीडियम में डुबोने पर Q2 पे Q1 के कारण बल चेंज नहीं होगा, नहीं चेंज होगा, वो उतना ही लगाएगा। हां, क्या चेंज होगा, नेट फोर्स। आप लिख सकते हैं क्या, पहले कितना था एयर में, 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, नेट है। अब कुछ नहीं लिख रहा, मतलब नेट है, ये नेट है, ठीक है। बाद में मीडियम डालने पर एफ मीडियम 1/4π, मीडियम में अब एप्सिलॉन नॉट नहीं आता, क्या आ जाता है, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। आपको पता है कल मैंने ईएमडब्ल्यू में भी सिखाया था, स्पीड हवा में बताइए, स्पीड हवा में 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट, मीडियम में स्पीड बताइए, मीडियम में स्पीड बताइए, C/μr एप्सिलॉन आर, याद है? चलिए, तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, 1/4πε0 Q1 Q2 आर स्क्वायर, क्या बोल सकता हूं, एफ वैक्यूम। तो एफ मीडियम कम्स आउट टू बी एफ वैक्यूम अपॉन एप्सिलॉन आर। गुरुजी मैं एप्सिलॉन आर भूल गया, क्या है, एप्सिलॉन आर को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। पानी का किसी को याद हो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, पानी का 81। इस बात को मैं धीरे धीरे बोलता हूं, धीरे धीरे बोलता हूं, क्या, पानी में डुबोने पर नेट फोर्स बदल गया, आंसर है यस। पानी में डुबोने पर नेट फोर्स बदल गया, आंसर है यस। इनफैक्ट आप तो ये भी बोल सकते हैं कम हो गया। क्यों कम हो गया बताइए, क्योंकि डिवाइड हुआ है ना, डिवाइड होने से क्या हो जाएगा, कम। तो कोई चलते फिरते ये पूछ ले पानी में डुबोने पर नेट फोर्स कम हो गया, यस। और नेट भी ना बोले ये भी सही है, पानी में डुबोने पर फोर्स कम हो जाता है, ये भी चलेगा, क्योंकि फोर्स का इटसेल्फ मतलब क्या होता है, नेट। फोर्स का इटसेल्फ मतलब होता है नेट। हां, स्पेसिफिक पूछे बंदूक तान के, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, उसका आंसर क्या दोगे, रिमेन सेम। ये अगली स्लाइड पे लिखा हुआ है, देख ये लिख, ये लिख,
1 मिनट का ब्रेक, बराबर आएंगे। बोलें आगे बढ़ें क्या? बढ़ूं? पिछली स्लाइड में कुछ रह गया था, लिख लिया, देख लो। एप्सिलॉन आर को क्या बोलते हैं? के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसकी कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होती। बढ़ें क्या आगे? चलिए, इसी में एक बात और आती है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। दो मेटेलिक स्फीयर हैं, दोनों पे चार्ज Q1 Q2 है, दोनों को टच किया और वापस सेपरेट अपनी पोजीशन पे रख दिया। इस साल इस पे सवाल भी था। इसे बोलते हैं कंडक्शन। चार्जेस क्या होते हैं? ट्रांसफर। कब तक ट्रांसफर होंगे? जब तक दोनों का पोटेंशियल इस पे प्रश्न था ऑलरेडी, 2 से 3 बार वो पहले भी आया हुआ है। चैप्टर आसान है, थोड़ा सा देखकर आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं देख के आएंगे तो भी काम चल जाएगा, पर पढ़ के आएंगे। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, अब थोड़ा आप देखे आए, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज K∩R²। बूंद हवा में इक्विलिब्रियम में है, नीचे mg लगेगा, ऊपर QE लगेगा, mg बराबर QE। थोड़े थोड़े याद हो जाते हैं तो मजा आ जाता है। किसी रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड, एक कठिन सा फॉर्मूला है, किसी को याद हो, रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पर KQX R² प्लस x² की पावर 3/2। कहां मैक्सिमा होता है? ऐसा वाला ग्राफ याद हो तो कहां मैक्सिमा होता है? इसका डिफरेंशिएट करके 0 कर देंगे, R/√2। तो थोड़ा देखे आएंगे तो फायदा रहेगा। थोड़ा मैं जल्दी कर लूंगा, 10 मिनट न्यूमेरिकल ज्यादा करा दूंगा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड बातें हर नोट्स में है, हर मॉड्यूल में है, आपकी भी किताब कॉपी में लिखी हुई है। मैं तो सब बताऊंगा, एक बार देखे रहेंगे तो थोड़ा आसानी रहेगी। पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/R², थोड़ा बहुत हम न्यूमेरिकल पे ज्यादा फोकस कर लेंगे। नहीं तो क्या, फॉर्मूले लिखने में बहुत समय लगता है। अब गॉस थ्योरम के फॉर्मूले कितने हैं? शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड σ/2 ε0, वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड 2k λ/r, स्फीयर के कारण आउटसाइड KQ/R², सरफेस पे KQ/², इनसाइड 0। अभी सारे गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस हैं, पढ़ेंगे सारे। अब तू क्या देखे आएगा ना, तो तुझे क्या क्लिक कनेक्ट करने में आसानी रहेगी। हाँ, इनफाइनाइट वायर 2k λ/r। सर अब 3 सवाल करा दो इस पर। स्फीयर, सर स्फीयर 2 तरह के हैं सर, मैंने 2 करके देखे हैं सर, एक कंडक्टिंग होता है और एक, तो तेरी डिमांड भी रहेगी कि यार एजी सर के नोट्स में भी कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग दोनों आने चाहिए। इससे थोड़ा अलर्ट रहते हैं। नुकसान तो है ही नहीं, कॉपी पढ़ के आने का नुकसान तो है ही नहीं, 1 रुपए का भी। तू ज्यादा जल्दी रिकॉल कर पाएगा, क्योंकि फॉर्मूले की भरमार है, मैं बचा नहीं सकता। 30 से 35 फॉर्मूले हैं,
इलेक्ट्रो में। अब है तो है, इसमें अपन बच नहीं सकते। मैग्नेट जैसा चैप्टर है, फॉर्मूले की संख्या बहुत है। थोड़ा सा पढ़ के आते हैं तो हम कनेक्ट कर पाएंगे अच्छे से। चलिए, अगर ये दोनों स्फीयर बराबर होते तो चार्ज आधा आधा बढ़ जाता, पर ये बराबर, तो ये जो बढ़ता है वो रेशियो में बढ़ता है। तो नया चार्ज Q1, ये देख मैंने Q1 Q2 बड़ा Q1 Q2 अलग लिखा है। बड़ा Q1 कौन? छोटा Q1 ओल्ड। कनेक्ट करने से पहले Q1, कनेक्ट करने के बाद बड़ा Q1। तो ये आता है R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू Q1 प्लस Q2। पोटेंशियल सेम कर देंगे, आंसर आ जाता है। Q2 आता है R2 अपॉन, जनरली दोनों स्फीयर सेम साइज के होते हैं, और अगर सो सेम साइज के होंगे तो लॉटरी लग जाएगी तेरी। R1 R2 बराबर है तो कोशिश कर, क्या होगा, R अपॉन 2R। आंसर आएगा R से R कैंसिल, 2 से डिवाइड, मतलब चार्ज कैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, आधा आधा। मैं अगला फोटो बना रहा हूं, देखना। तूने वो लिखी नहीं है स्लाइड, मुझे पता है, फिर भी मैंने स्लाइड चेंज कर दी, तू परेशान मत होना। अगर सेम रेडियस के स्फीयर हैं मेरे बच्चे, सेम रेडियस के स्फीयर हैं, तो तुझे फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल चार्ज को क्या कर दे, आधा आधा। बता टोटल चार्ज कितना हो गया, बता। Q1 प्लस Q2, तो आधा आधा, Q1 प्लस Q2 बटे 2, Q1 प्लस Q2 बाय, बशर्ते दोनों स्फीयर आइडेंटिकल होने चाहिए। चार्ज बट गया, उदाहरण के तौर पर इस पे 2 कूलम होता, इस पे 6 कूलम होता, दोनों को टच किया, टच करके अलग किया, तो टोटल चार्ज बता 8। 8 के 2 टुकड़े कर दे, 4 4। ये जोड़ने से पहले, ये जोड़ने के बशर्ते स्फीयर मस्ट बी आइडेंटिकल। बता क्या बात समझ में आती है? ये लिख ले भैया। इसे बोलते हैं कंडक्शन प्रोसेस। और अगर रेडियस अलग अलग हो, जैसे सामान्य तो नहीं आती है, अलग अलग हो, तो फिर आपको ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। रेडियस के प्रोपोर्शन में बटा है, देखो आप, रेडियस के प्रोपोर्शन में ये भी याद कर सकते हैं। Q1 बाय Q2 बराबर R1 बाय R2। ये भी आप बोल सकते हैं, जितना टोटल चार्ज पहले होगा उतना ही टोटल चार्ज बाद में होगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज ही तो बटा है, हेडिंग ही कितनी अच्छी है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हुआ है। चार्ज कोई पैदा थोड़ी ना हुआ है, चार्ज कोई नष्ट थोड़ी ना हुआ है, चार्ज का रीबंटवारा हुआ है। कुल चार्ज तो उतना ही रहेगा। करूंगे नेक्स्ट। ईएमडब्ल्यू का काम पूरा कर लो, इसकी डीपीपी जब तक आएगी शुरू होने में, तब तक कल ईएमडब्ल्यू के शॉर्ट नोट बना के लाओ।